कहानी की शुरुआत एक गरीब परिवार से होती है। कीटेक, उसकी पत्नी चुंगसुक, बेटी की जंग और बेटा की वू, ये लोग एक छोटे सीले बेसमेंट में रहते थे जहां सूरज भी आने से शर्माता था। घर चलाने के लिए ये लोग पिज्जा के बॉक्स बनाते थे, लेकिन ये काम भी खर्चे के आगे बिल्कुल हल्का पड़ जाता था। मतलब हालत ऐसी थी कि बॉक्स ज्यादा बनते थे, पैसे कमाते थे। एक दिन कीवू का यूनिवर्सिटी वाला दोस्त उनके घर पहुंचता है। वो कीवू को अपने दादा की तरफ से एक खास पत्थर देता है। कहता है कि ये किस्मत बदलने वाला पत्थर है, बस पकड़ कर रखो और दुआ करो। गप्पों में कीवू अपना बुरा आर्थिक हाल भी बता देता है। दोस्त बोलता है कि मैं पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूँ और तुम मेरी जगह एक लड़की को इंग्लिश पढ़ा सकते हो। कीवू तुरंत घबरा जाता है। मैं तो कॉलेज में भी नहीं हूँ, कौन मुझे रखेगा? दोस्त हंसकर कहता है, अरे मैं रिकमेंडेशन लिख दूंगा और अपनी बहन से एक नकली डिग्री बनवा लेना। कीवू की बहन ग्राफिक डिजाइनर थी, तो उसने 2 मिनट में शानदार नकली डिग्री बना डाली। डिग्री लेकर कीवू उस बड़े और शानदार घर में पहुंचता है। घर देखकर लगता है जैसे किसी रॉयल फैमिली का महल हो। ये पार्क फैमिली का घर था। इनके घर में भी 4 लोग थे, पति पत्नी और एक बेटा बेटी। जिस लड़की को कीवू पढ़ाने आया था उसका नाम था दा हाय। घर में एक पुरानी नौकरानी भी थी जो कई सालों से वहीं काम कर रही थी। कीवू अपनी टीचिंग स्किल दिखाता है और दा हाय की माँ खुश होकर तुरंत उसे रख लेती है। उसे पता चलता है कि घर का छोटा बच्चा दा सॉन्ग पेंटिंग का बहुत शौकीन है, पर उसके लिए कोई टीचर टिकता नहीं। कीवू सोचता है, अरे मेरी बहन तो काफी आर्टिस्टिक है। वो दा सॉन्ग की माँ से कहता है कि उसकी बहुत टैलेंटेड कजन जेसिका आर्ट सिखा सकती है। असल में जेसिका उसकी बहन की जंग होती है, लेकिन पहचान छुपाने के लिए दोनों झूठी कहानी बना लेते हैं। जेसिका बनकर घर में आर्ट टीचर बन जाती है और अपनी अदाएं दिखाकर कहती है कि वो आर्ट थेरेपिस्ट भी है, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। अब दोनों भाई बहन आराम से उस अमीर घर में नौकरी करने लगते हैं। पहली क्लास के दौरान घर का मालिक भी आ जाता है। वो ड्राइवर से कहता है कि जेसिका को घर छोड़ दो, क्योंकि रात हो चुकी थी। रास्ते में जेसिका ड्राइवर पर एक छोटी सी चाल चल देती है, जिससे लगे कि ड्राइवर का उस पर कुछ दिलचस्पी वाला मामला है। मालिक इस झांसे में फंस जाता है और अपनी पत्नी से ड्राइवर की गड़बड़ी के बारे में बात करता है। पत्नी जेसिका से पूछती है और जेसिका बड़ी मासूमियत से कहती है, नहीं मैडम, मैं तो मेट्रो पर उतर गई थी। बस फिर क्या था, ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब जेसिका बोलती है, मैडम मेरा एक अंकल ड्राइविंग में मास्टर है, उसे रख लीजिए। असल में वो उसका असली पिता होता है, लेकिन वो उसे अंकल बताकर जॉब दिला देती है। अब घर में तीनों बाप बेटा और बेटी 3 अलग अलग लोगों का नाटक कर रहे थे ताकि कोई शक ना करे। इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि खुद ऑस्कर भी शर्मा जाए। इसी बीच कीवू और दा हाय धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब भाई बहन सोच रहे हैं कि माँ को भी इस घर में किसी तरह नौकरी दिलवाई जाए। अब कीवू की जंग और उनके पिता की बारी थी कि घर की पुरानी नौकरानी को हटाकर अपनी माँ को नौकरी दिला दें। लेकिन यह काम आसान नहीं था। नौकरानी सालों से यहाँ राज कर रही थी। तीनों ने फिर एक शातिर प्लान बनाया। उन्हें पता था कि नौकरानी को पीच फत से एलर्जी है, तो मौका देखकर उन्होंने उसके ऊपर थोड़ी सी पीच की बूर गिरा दी। बेचारी तुरंत छींकने और खांसने लगी। कुत्ता तो वहां खेल रहा था, पर तमाशा असली इंसान का था। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल जाना पड़ा। कीवू के पिता भी वहीं पहुंच गए और चुपके से उसकी फोटो अपने साथ सेल्फी में कैद कर ली, जैसे कोई गुप्त मिशन चल रहा हो। फिर उन्होंने घर के मालिक को बाजार ले जाते हुए बड़ी सफाई से कहा, सर मैंने नौकरानी को अस्पताल में देखा, लगता है उसे टीबी जैसी बीमारी है। मालिक ने पहले बात को हल्के में लिया, लेकिन खेल अभी बाकी था। उधर घर में की जंग फिर नौकरानी के ऊपर पीच फंस डाल देती है और नौकरानी दोबारा जोर जोर से खांसने लगती है। जैसे ही घर की मैडम अंदर आती हैं, ड्राइवर कूड़ेदान से नौकरानी का इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू उठाता है, उस पर सॉस डालकर दिखाता है, मैडम ये खून जैसा लग रहा है। मैडम के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि नौकरानी को टीबी है। ड्राइवर को समझाते हुए वो कहती हैं, सर को मत बताना, वो गुस्से में घर हिला देंगे। और ऐसे ही नौकरानी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब ड्राइवर यानी पिता अपनी पत्नी को नए कुक के रूप में सुझाता है और घर वालों को वह तुरंत पसंद भी आ जाती है। इस तरह चारों पिता, माँ, बेटा, बेटी अलग अलग पहचान बनाकर उसी अमीर घर में नौकरी जमाने में कामयाब हो जाते हैं। अब उनका हाल बदल चुका था। अच्छा खाना, आरामदायक माहौल और किसी को शक भी नहीं। पाक फैमिली दा सॉन के जन्मदिन पर पिकनिक पर चली जाती है और चारों मिलकर खाली घर में पार्टी करने लगते हैं। तभी घंटी बजती है। दरवाजे पर वही पुरानी नौकरानी खड़ी थी। वो कहती है कि मेरा कुछ सामान रह गया था, ले जाऊंगी। चुंगसुक उसे अंदर आने देती है। नौकरानी सीधे बेसमेंट की तरफ जाती है और काफी देर तक वापस नहीं आती।
जब चुंगसुक उसे देखने नीचे पहुंचती है, वो एक बड़ी अलमारी को धक्का दे रही थी जो हिल भी नहीं रही थी। चुंगसुक एक प्लेट हटाती है और अलमारी सरक जाती है। नीचे एक गुप्त रास्ता, नौकरानी उसी रास्ते से नीचे जाती है जहां उसका पति छिपा हुआ था। ये दोनों यहाँ 4.5 साल से गुप्त रूप से रह रहे थे। पाक फैमिली को इसका कोई अंदाजा नहीं था, ना पिछली फैमिली ने बताया, ना किसी ने शक किया। नौकरानी ने अपने पति को यहाँ छिपाया था क्योंकि उसके ऊपर कर्ज था और बाहर निकलते ही उसे मार दिया जाता। नौकरानी चुंगसुक से कहती है, कृपया हफ्ते में थोड़ा खाना दे देना, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। लेकिन चुंगसुक धमकी देती है, मैं पुलिस को बुला दूंगी। बेचारी नौकरानी घबरा जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है। उधर ऊपर सीढ़ियों पर खड़े चुंगसुक का परिवार सब सुन रहा होता है। तभी एक फिसलता है और सब नीचे गिर जाते हैं। पूरा राज खुल जाता है। नौकरानी तुरंत मोबाइल उठाकर वीडियो बनाने लगती है जिसमें कीवू की आवाज भी कैद हो जाती है, ये मेरे पिता हैं। अब उसे पता चल चुका था कि ये चारों एक ही परिवार हैं और धोखे से नौकरी पाए हुए हैं। वो धमकी देती है कि यह वीडियो मैडम को भेज देगी। चुंगसुक उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नौकरानी और उसका पति उन्हें जमीन पर खड़े होकर हाथ ऊपर करने को कह देते हैं। इतने में मौका मिलते ही चारों मिलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उनका मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर देते हैं। तभी उनके झगड़े के बीच फोन बजता है। चुंगसुक फोन उठाती है। लाइन पर घर की मैडम थी। वो कहती हैं, बारिश बहुत तेज है, पिकनिक कैंसिल, हम 8 मिनट में घर पहुंच रहे हैं, खाना भी बना देना। 8 मिनट में घर की सफाई, ये तो टेंशन और जिम दोनों साथ में। उधर नीचे बंधे पड़े नौकरानी और उसके पति के मुंह पर ये लोग हाथ रखकर फोन कॉल की आवाज छुपा रहे थे। जल्दी से दोनों को बेसमेंट में बांधकर छोड़ते हैं और ऊपर भागकर सफाई मोड ऑन कर देते हैं। ठीक 8 मिनट में पार्क फैमिली घर में दाखिल होती है। घर इतना चमचमाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि थोड़ी देर पहले यहाँ WWE चल रही थी। चारों किचन, कमरे और सोफे के नीचे ऊपर छिप छिप कर जैसे फिल्मों वाली चेस सीन खेलते हैं। मैडम खाना खाते हुए चुंगसुक को बताती हैं कि एक रात दा सॉन्ग ने भूत देखा था। असल में वो भूत नहीं, नौकरानी का ही छिपा हुआ पति था, पर बच्चा तो डर गया था और उनका भूत बन गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दा सॉन्ग जिद करता है कि वो बाहर टेंट में ही सोएगा। माँ बाप हॉल में सोफे पर सो जाते हैं ताकि बच्चे पर नजर रहे, और उन्हीं के नीचे, सोफे के बिल्कुल नीचे छिपे पड़े होते हैं कीवू, की जंग और कीटेक। सोफे पर लेटे मालिक अपनी पत्नी से कहते हैं, इस ड्राइवर से बदबू आती है। कीटेक ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। उनकी गरीब बस्ती की एक जैसी बदबू को बच्चा पहले भी पहचान चुका था। मेरी टीचर से भी वही गंध आती है। तीनों समझ जाते हैं कि ये गंध उनके शरीर की नहीं, उनकी मजबूरी की है। खैर, जैसे ही मैडम और मालिक सो जाते हैं, ये तीनों धीरे से वहां से निकलकर अपने घर की ओर जाते हैं। लेकिन बाहर तो तूफान था। जब ये अपने बेसमेंट वाले घर पहुंचते हैं, पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था, जैसे कोई छोटी सी झील बन गई हो। खिड़कियां खुली थीं, पानी बेरोक टोक अंदर घुसाया था। ये जगह अब रहने लायक बची नहीं थी। मजबूरी में ये एक सार्वजनिक शेल्टर में रात बिताते हैं। अगली सुबह की जंग को मैडम का फोन आता है, आज भी आ जाना, बच्चों को खुश रखना है, और कीवू को भी बुलाया जाता है। मैडम खरीदारी पर जाती हैं और रास्ते में गाड़ी में बैठते समय ड्राइवर यानी कीटेक से आ रही गंध पर हाथ से नाक ढंक लेती हैं। कीटेक के लिए बहुत चुभता है, लेकिन मैडम भी मजबूरी में ऐसा करती हैं, वरने कुछ कह नहीं सकती। घर में जन्मदिन पार्टी शुरू होती है। कीवू ऊपर दहाई के साथ बैठा सोच रहा होता है, क्या तुम सोचती हो कि हम भी तुम्हारी तरह लोग हैं? दहाई हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये चारों बहुत नीचे की दुनिया से आए थे। कीवू डरता है कि अगर बेसमेंट वाले लोग बाहर आ गए तो सब राज खुल जाएगा और नौकरी भी चली जाएगी। इस डर में वो अपना किस्मत वाला पत्थर उठाकर बेसमेंट की तरफ चलता है। नौकरानी तो पिछली रात मर चुकी थी। जब वो भागने की कोशिश कर रही थी, चुंगसुक की एक जोरदार लात से वो सीढ़ियों से गिर गई थी। चारों को इसका अंदाजा भी नहीं था। कीवू बेसमेंट में पत्थर लेकर पहुंचता है। उसका इरादा था कि दोनों को खत्म कर दे ताकि उनका राज सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, नौकरानी का पति आजाद हो चुका था। वो अचानक कीवू पर झपटता है, उसके गले में रस्सी डालकर बांध देता है और उसी पत्थर को उठाकर मारने के लिए सिर के ऊपर ले जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है। वहां वो की जंग को देखता है जो दा सॉन्ग के लिए केक लेकर जा रही होती है। जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है, उसे पहचान लेता है और बिना सोचे समझे उसकी छाती में चाकू घोंप देता है। सारी पार्टी का मजा चॉकलेट केक से खून केक में बदल जाता है। कीजंग के पिता उसकी चोट को दबाकर खून रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोट गहरी थी, हालत बिगड़ती जा रही थी। चुंगसू के मंजर देखकर आग बबूला हो जाती है।
वो उस आदमी पर टूट पड़ती है और खूब झगड़ा होता है। आखिरकार वो उसे मार ही देती है। उधर घर का मालिक उस गिरे हुए आदमी के नीचे पड़ी कार की चाबी उठाने आता है। जैसे ही वो उसे पलटता है, बदबू की वजह से नाक पर हाथ रख लेता है। कीटेक ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर गुस्से की बिजली गिर जाती है। उसके मन में घूम रहा होता है, मेरी बेटी मर रही है, लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी कार, अपनी चाबी और अपनी नाक की बदबू की चिंता है। वो खुद को उसी मरे आदमी की तरह महसूस करता है जिससे अमीर लोग नफरत करते हैं। इस गुस्से और अपमान में कीटेक चाकू उठाता है और मालिक पर हमला कर देता है। हमला इतना अचानक होता है कि पार्टी का नजारा एक पल में जश्न से तबाही में बदल जाता है। हमले के बाद कीटेक वहीं से गायब हो जाता है, जैसे हवा में उड़ गया हो। कीजंग की मौके पर ही मौत हो जाती है। कीवू बच तो जाता है, लेकिन दिमागी तौर पर टूट चुका होता है। उसकी याददाश्त और व्यवहार दोनों बदल चुके थे। माँ बेटा धोखाधड़ी और झूठ के केस में पकड़े जाते हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ चेतावनी देकर उन्हें छोड़ देती है। पाक परिवार इस घर को बेच देता है और एक जर्मन परिवार बिना किसी जानकारी के यहाँ रहने आ जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि घर का बेसमेंट बॉस अभी भी वहीं मौजूद है। असल में कीटेक ने मालिक को मारने के बाद उसी बेसमेंट में छिपकर अपनी जान बचाई थी। वो अब वहीं रह रहा है, एक परछाई की तरह। वो रात में झपकती लाइटों से मोर्स कोड में संदेश भेजता है, जैसे कह रहा हो, मैं जिंदा हूँ, मैं यही हूँ। कीवू दूर से दूरबीन लगाकर इन सिग्नल्स को पढ़ता है। वो समझ जाता है कि उसका पिता अभी भी उसी घर के नीचे छिपा है। ये जानकर वो गिल्ट में डूब जाता है और पाक परिवार के मालिक की फोटो के आगे माफी मांगता है। फिर वो एक ख्वाब देखता है, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, ये घर खरीदूंगा और पापा को बेसमेंट से निकालकर ऊपर ले आऊंगा। हम देखते हैं कि कीवू बड़ा होकर घर खरीद लेता है। कीटेक बाहर आकर अपने बेटे से गले मिलता है, लेकिन ये सब सिर्फ कल्पना थी। कीवू का सपना, उसकी इच्छा, उसकी उम्मीद। असल में कीटेक अब भी उसी बेसमेंट में फंसा हुआ है और यही फिल्म खत्म हो जाती है, दिल में भारी सा एहसास छोड़कर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।